17 नवंबर 2012 को एक आदमी अपनी फैमिली की रोज़ी रोटी के लिए पैसिफिक ओशन जैसे गहरे समंदर में अपनी गश्ती उतारता है, इस उम्मीद में कि आज वो मछलियाँ पकड़कर अपनी फैमिली का पेट पाल सकेगा। लेकिन इस बेचारे को ये नहीं पता था कि आज का दिन इसके लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। दुनिया में 5 ओशन पाए जाते हैं और सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, जिसका कुल एरिया 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जबकि दुनिया का टोटल लैंड ही सिर्फ 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। यानी बाकी ओशन हटाकर सिर्फ पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो ये हमारे खुश्क ज़मीन के तमाम पहाड़, ज़मीन, जंगलात से भी बड़ा है। और इतने रकबे पर पहले इस ओशन में चंद ही छोटे आइलैंड्स मौजूद हैं, और वो भी इस महान समुंदर में छोटी रेत के दाने के बराबर नज़र आते हैं। और ये वो आइलैंड्स हैं जिस पर आज तक किसी इंसान ने कोई कदम नहीं रखा। यानी अगर बात की जाए कि कोई शख्स इस समुंदर में खो जाए तो उसको ढूंढना मुमकिन ही नहीं। लेकिन आज आप जानेंगे इस इंसान के बारे में जो एक छोटी सी बोट पर इस आलीशान समुंदर में खो गया, वो भी सिर्फ 4-5 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 438 डेज के लिए। और अनजानी में इस इंसान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, और शायद ही इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाए। और ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला इंसान, जिसका नाम जोस सल्वाडोर अल्विरंगा है, इसने कर दिखाया। ये कहानी शुरू होती है नवंबर 17, 2012 मैक्सिको के करीब एक छोटे से फिशिंग विलेज कोस्टा आइजल में, जहां 36 साला जोस अपनी छोटी सी 7 फुट की बोट लेकर अपने एक साथी के साथ निकलता है। और इनका इरादा होता है कि ये सिर्फ 30 घंटे फिशिंग करके वापस आ जाएंगे, तो अपने साथ उतना ही खाने पीने का सामान रख लेते हैं। 7 फुट की इस बोट में एक छोटा सा इंजन, जिसमें एक रेफ्रिजरेटर जो जोस ने अपने खाने पीने का सामान रखने के लिए साथ लिया होता है। लेकिन इस बेचारे को क्या पता था कि इतने खाने के साथ इसको 438 डेज गुजारने पड़ेंगे। जोस अपना सफ़र शुरू करता है और 120 किलोमीटर मैक्सिको के किनारे से दूर जाकर अपना मछली का नेट पानी में डाल देता है। और उस वक्त एक भयानक तूफान भी इसकी तरफ बढ़ रहा होता है। इस भयानक तूफान को देखकर जोस अपनी जान बचाने के लिए वापस मैक्सिको का रुख कर लेता है और अपनी बोट की रफ्तार को बढ़ाकर 6 घंटे लगातार चलता रहता है। और फिर आखिर इसको साहिल खुद से 20 किलोमीटर की दूरी पर नज़र आता देख इसके चेहरे पर राहत का सांस आ जाता है, और वो अपने गांव की तरफ देख ही रहा होता है कि अचानक उसके बोट का इंजन काम करना बंद हो जाता है। अब वो उस भयानक तूफान को तो काफ़ी पीछे छोड़ आता है, साथ साथ अपनी किस्मत को भी उधर ही छोड़ आता है। अब इस हालत में उसकी बोट में ना कोई पैडल्स मौजूद थे जिसकी मदद से वो बोट को अपने गांव की तरफ ले जाए, और ना ही सेल्फ कंट्रोलिंग मौजूद था जो कि हवा की मदद लेकर बोट को आगे की तरफ लेकर जाती है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक रेडियो मौजूद था जिसकी मदद से वो अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज सकता था और फिर जवाब का इंतज़ार कर सकता था। और फिर वही हुआ जो कि एक फिशरमैन का डरावना ख्वाब होता है। जोस अपने बॉस के जवाब का इंतज़ार कर रहा होता है कि अचानक उसके रेडियो की बैटरी डाउन हो जाती है, और इन दोनों लोगों का कनेक्शन पूरी दुनिया से कट जाता है। और इस हालत में जोस और उसका पार्टनर एक दूसरे का चेहरा ही देखते रह जाते हैं, और इतने में तेज़ आंधी शुरू हो जाती है और इनकी बोट को पीछे धकेलना शुरू कर देती है। और जहां सिर्फ 20 किलोमीटर का फासला होता है, अब वो फासला और ज़्यादा होने लग जाता है, और वो दोनों अपनी आंखों से ख़ुद को अपने गांव से दूर जाता हुआ देख रहे होते हैं, और इनके चेहरों पर बेबसी छाई होती है। इनके बॉस ने एक सर्च पार्टी को भी इन्हें ढूंढने के लिए भेजा होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, और जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं इन्हें ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 5 दिन गुजर जाते हैं और आंधी ने जोस की बोट को 450 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया होता है, जहां सिर्फ और सिर्फ पानी के सिवा कुछ नहीं होता है। और जोस को एहसास हो जाता है कि उनकी ये छोटी सी बोट इतने बड़े समुंदर में
किसी को नज़र आना नामुमकिन है और ना ही इनके पास कोई फ्लेयर गन मौजूद है जो चलाकर किसी को सिग्नल दे सके, या फिर कोई आसपास कोई छोटा सा आइलैंड जिस पर ये लोग जाकर खाना ढूंढ सके और आग लगाकर सिग्नल दे सकें। जोस और उसके पार्टनर को इस बात की समझ आ गई थी कि इनके बचने के चांसेस 1% से भी कम है, और जो एक दिन का खाना वो अपने साथ लाए थे वो पहले ही ये लोग खा चुके थे, और अब भूख से इनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। और अब कोई भी परिंदा इसकी बोट पर आकर बैठता था तो ये उसे निहत्थे हाथों से पकड़कर या फिर समुंदर में से मछली पकड़कर कच्चा ही खा जाता था। समुंदर का नमकीन पानी पीने से मरने के बहुत चांसेस होते हैं, तो इस वजह से वो प्लास्टिक की बोतल में बारिश का पानी जमा कर कर पीता था, और जब कहीं कहीं दिनों तक बारिश ना होती थी तो वो और उसका साथी मछली या कछुए का खून पीकर गुजारा करते थे। अब दिन गुजरते गुजरते 4 महीने गुजर गए, और दोस्तों हम सोच भी नहीं सकते कि जिन हालात से ये दोनों गुजर रहे थे, एक बहुत ही खौफनाक मेंटली टॉर्चर दोनों फेस कर रहे थे। लेकिन इस बढ़ती हुई अजियत को जोश का साथी और ज़्यादा बर्दाश्त ना कर सका और दिल बर्दाश्ता होकर उसने अपनी जान ले ली। इस वीरान समुंदर में जोश को 6 महीने गुजर गए होते हैं, जहां अब उससे बात करने वाला कोई साथी नहीं, दूर दूर तक गहरे समुंदर के अलावा कुछ नहीं, कहीं कहीं दिनों तक उसको कुछ खाने का नहीं मिल रहा होता, और अपनी ऐसी ज़िंदगी से दिल बेजार होकर वो बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार बन जाता है, और अपनी छोटी सी बोट पर लेटा हुआ जोश अलविरंगा आसमान की तरफ देख कर अपनी मौत का इंतज़ार कर ही रहा होता है कि इतने में इसे दूर ही एक कार्गो शिप नज़र आ जाती है, और इसके चेहरे पर मायूसी की बजाय एक खुशी की किरण झलक उठती है, और वो अपने सारे दर्द दुख भूलकर ये सोचने लगता है कि किस्मत ने इसका साथ दे दिया आज। पर बोट का साइज छोटा होने की वजह से कार्गो शिप चिल्लाते हुए जोश को देख नहीं पाती, और वो इसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है। अब जोश की खुशी एक बार फिर मर जाती है, इसका चेहरा फिर से मुरझा जाता है, और इसके सारे सपने खाक में मिल जाते हैं। आप ज़रा सोचिए कि एक इंसान कई महीनों से ज़िंदगी मौत की कशमकश में वक्त गुजार रहा है, और जब उसे एक जीत की उम्मीद नज़र आती है, कुछ ही लम्हात में फिर से वो इस दुख दर्द में पड़ जाता है। पर जोश अलविरंगा हार नहीं मानता, और करते करते 11 महीने गुजर जाते हैं, और अब तक लगभग वो 8000 किलोमीटर का सफ़र इस छोटी सी बोट पर गुजार चुका होता है, जहां अब उसके सारे कपड़े फटे हुए हैं, और उसके पास एक छोटी सी शर्ट है जो वो खुद को धूप की रोशनी से बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। और फिर आखिरकार किस्मत उसका साथ दे ही देती है, और पूरे 14 महीने समुंदर में तन्हाई गुजारने के बाद उसे पानी के अंदर एक तैरता हुआ नारियल नज़र आ जाता है, और उसे समझ आ जाती है कि ज़मीन इसके आसपास ही है जहाँ से ये नारियल दरख्त से गिरकर पानी में तैर रहा है। और कुछ ही वक्त गुजरा होता है कि इसे एक ज़मीन नज़र आ जाती है, और इसकी खुशी की इंतहा इतनी होती है कि ये अचानक ही समंदर में छलांग लगाकर तैरना शुरू कर देता है और ज़मीन पर जा पहुंचता है। 14 महीने समंदर में रहने के बाद पहली दफ़ा वो ज़मीन पर कदम रखता है, और उसे वहाँ एक छोटा सा बीच हाउस नज़र आता है जिसमें लोकल्स रह रहे होते हैं। जोश भाग कर उनकी तरफ जाता है, और ख़ुशी से वो रोने लग जाता है, क्योंकि पिछले 438 दिनों से उसने ना किसी से बात की होती है, ना किसी इंसान का चेहरा देखा होता है। जोश उनसे मिलकर उन्हें सब बता देता है। ये मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड होता है जिसे बुन अटोल कहा जाता है। ये आइलैंड 11,000 किलोमीटर दूर है उस जगह से जहाँ से जोश ने अपना सफ़र शुरू किया था। इस बार जोश की किस्मत ने इसका साथ दिया, वरना जोश से अगर ये आइलैंड में मिस हो जाता तो इस आइलैंड से 5,000 किलोमीटर की दूरी पर फिलीपीन पहुंच जाता, और शायद ये वहां तक पहुंच भी ना पाता, और यहाँ से जोश को अपने घर वापस भिजवा दिया गया। लेकिन इसकी किस्मत ने फिर इसका साथ नहीं दिया, और इसके साथी के कत्ल का इल्ज़ाम जोश पर आ गया। जोश ने अपने गांव पहुंचकर पूरी दुनिया को अपना किस्सा सुनाया, और इस पर अपनी बुक 438 डेज़ भी पब्लिश की।
تو जोस सेल्वाडोर अल्वीरंगा की कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान ज़िंदगी के किसी भी सिचुएशन में हो उसे कभी भी नाउमीदी नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। तो ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में।